सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। आज हमने जो टेस्ट हुआ आपका चोल साम्राज्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, यानी कि दूसरा अध्याय हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे अध्याय को भी हमने स्टार्ट कर दिया जो कि पृथ्वीराज चौहान और महाराणा कुंभा का है। तो ये जो प्रश्न पत्र है कुल 30 अंक का था और 35 मिनट इसका समय था। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही, और जितने भी मॉडल पेपर आए हैं सारे आपको हल करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। मॉडल पेपर बोर्ड की साइट पर जो भी आएंगे सारे मैं हल करवाऊंगा आपको। तो पहले ही प्रश्न पर बात करें, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब ना करें। पहला प्रश्न जो है, देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे ना इसको शेयर किया करो, ठीक है। जितने भी लाइव पे आए हैं सबका वेलकम है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप क्या कि वीडियो को शेयर किया करो ताकि और बच्चे जुड़ें, सबका फ़ायदा हो सके। तो आप ईमान, ये भी एक पुनीत कार्य है, सेवा है, इसको आगे शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में। पहला प्रश्न, चोल साम्राज्य में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे। तो चोल साम्राज्य में जो उच्च अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे पेरुदनम। तो अब इसमें एक ऑप्शन मैंने लिख दिया सिरुतनम। तो ये कौन से अधिकारी थे, जो निम्न थे। क्या बताएं, मैंने सही लिखा कि निम्न अधिकारी सिरुतनम थे। और आपने ये भी देखना है उद्दम कुटुम कौन थे, ओले नायकम कौन थे, इन पर आपने सभी पर बात करनी है। अब देखिए, एक आपको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बाद आपको एक सूचना देनी है, 2-3 क्वेश्चन कर लें। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो आपके ऑप्शन जो हैं, संगम साहित्य, महाभारत, कलितुंग पर्णी, अष्टाध्यायी। तो ये सारे दक्षिण भारत में चोलों के विषय में जानकारी देते हैं, परंतु हमने ये पूछा कि प्रथम जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है। तो अष्टाध्यायी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चोलों के विषय में प्रथम जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ का जो लेखक है वो कौन है, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। मैंने ये ऑप्शन कलितुंग पर्णी, महाभारत, संगम साहित्य, चूँकि ये दक्षिण भारत से संबंधित ग्रंथ है। कलितुंग पर्णी ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जय गोंधार का लिखा हुआ है। संगम साहित्य और महाभारत इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये भी चोलों के विषय में जानकारी देते हैं, परंतु चोलों के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो मिलती है, प्रथम जानकारी, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलती है। ये सारा पेपर रीट वालों के लिए भी और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही तो प्रश्न आते हैं उनमें भी। चोल जो है रीट में भी हैं, रीट वाले सोचें कि हमारे काम का नहीं 12th का है, तो चोल भी रीट में है, महाराणा कुंभा भी रीट में है, पृथ्वीराज चौहान भी रीट में है। तो आपने इनको अच्छे से देखना है। मदुरै कोंड की उपाधि किस शासक की थी। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों का सही भी रहा। जल्दी से जल्दी लाइव पर आ जाओ जितने आ रहे हैं, और लाइव पर आ रहे हैं जो सारे वीडियो को लाइक कर दो। मदुरै कोंड की उपाधि किस शासक की थी। तो मदुरै कोंड की जो उपाधि थी, देखिए आप, कईयों से मिस्टेक ये हुई कि मदुरै कोंड की उपाधि कईयों ने आदित्य प्रथम को किया, क्योंकि जो हमारी बुक में दिया हुआ है तो आप देखेंगे आदित्य प्रथम को स्टार्ट किया हुआ और बीच में प्रांतक प्रथम के बारे में थोड़ी सी बात दी हुई है। तो प्रांतक प्रथम की उपाधि जो थी वो मदुरै कोंड की थी, मदुरा पर इसने अधिकार किया था। और तो मदुरै जो पांड्यों की राजधानी थी, तो कोंड होता है विजेता, तो पांड्यों की राजधानी को जीत लिया, तो मदुरै कोंड यानी कि मदुरै का विजेता। तो ये प्रांतक प्रथम। अब राजाधिराज प्रथम, आदित्य प्रथम, इनकी भी आपने एक एक बात याद रखनी है। राजाधिराज प्रथम जो था ये भी युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। चोलों का एक राजा कारिकाल और एक राजाधिराज, ये युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए हैं। कारिकाल की एक बात जरूर याद रखना कि कावेरी पट्टनम जो पतन पुहार था वो कारिकाल ने बसाया था, उसका निर्माण उसने किया था। एक जो आपको न्यूज़ जो ज़रूरी सूचना वो ये थी कि हमारा नेक्स्ट टेस्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर संडे को लिया करो, तो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हम क्या करते हैं कि पूरा जो दूसरा अध्याय पृथ्वीराज चौहान और कुंभा के अलावा जो बचा है वो सारा पाठ आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है,
तो एक सप्ताह बाद हम क्या है पूरे दूसरे अध्याय का टेस्ट ले लेंगे। इसी बीच बीच में आपको क्लास करवाता रहूँगा, और कोई मॉडल पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट हो उस पर हम बीच में एक लाइव में डिस्कशन कर लेंगे। क्लासेस तो आपकी चलती रहेंगी। फिर भी आपका कोई सुझाव हो तो आप बता सकते हैं मेरे को, मेरा नंबर सभी के पास है। तो क्या किया करो, ग्रुप जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप में क्या किया करो कि उस ग्रुप से उसको जब ओपन करते हो तो लिंक खोल के, वो ग्रुप को खोल के और लिंक शेयर कर दिया करो, ताकि जो जिसको ऐड होना है वो लिंक से जुड़ जाए। तो अब प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप मेरे को ये मत बोला करें कि सर मुझे एडमिन बना दो। तो एडमिन जो बनते हैं फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, बीच में आपको पता है स्टार्टिंग में हो गई थी। तो सभी नहीं, वो एक आध कोई विषय था उस पर बात हो गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुंडल संगमम का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ। कुंडल संगमम का जो युद्ध होता है वो होता है चोल और चालुक्यों के मध्य। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आप ये चाहते हो कि संडे से पहले हो, सप्ताह में 2 टेस्ट हो, तो भी आप मेरे को बता सकते हैं। आपका सुझाव जो आमंत्रित है, और पूरी ये आपको ये वीटो पावर भी है एक, कि आप जैसा कहेंगे मैं उसके अनुसार आपको करवाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 90+ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ। देखो सबको टाइम बताया हुआ था, फिर भी अभी कुछ लोग लेट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, वेलकम है सभी का। किस चोल राजा का राज्याभिषेक सॉरी थोड़ी सी दिक्कत होगी, किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किस चोल राजा का राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोगों के लिए मैं होल्ड रखता हूँ। वैसे भी 6 नंबर 2 हैं क्वेश्चन, तो आपको 10 क्वेश्चन की जगह 11 मिले हुए हैं, एक छोड़ना था। ये क्वेश्चन आप सबके लिए होल्ड रखता हूँ मैं। तो आप मेरे को बाद में कमेंट करके बता देना चाहिए अभी कि कौन सा ऐसा चोल राजा था जिसका राज्याभिषेक युद्ध क्षेत्र में हुआ। जिनको ना उत्तर पता हो उनको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने बताना है। 12वीं वाले अपनी बुक में देखें, दूसरों को अगर रीट और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। 25 मैंने यूँ लिखा है, 1025 में उनका 16वां आक्रमण था। 1025 में वह 16वां आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था। अब आप मेरे को ये कमेंट करके बताएं कि सोमनाथ मंदिर को जब महमूद गजनवी लूटता है, उसका 16वां आक्रमण 1025 में, कुल 17 मान भारत पर आक्रमण करता था, मैं किए थे महमूद गजनवी ने, जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना ही था केवल मात्र। और उस समय गुजरात का राजा कौन था। दल पंगुल किस शासक की उपाधि। तो दल पंगुल जो उपाधि है वो पृथ्वीराज चौहान की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए 2 ऑप्शन हैं जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ये जो प्रधानमंत्री था ये किसका था, ये तो था चंद्र मौर्य का, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ठीक है, ये हो गया। मंडन जो है एक शिल्पी है, कुंभा के समय बात होती है। अब बात रही कि भुवनमल या कदम्बवास। देखिए मल्ल क्या होता है, दोनों ही पृथ्वीराज से संबंधित हैं। कदम्बवास जो था वो प्रधानमंत्री था, भुवनमल जो था प्रधान सेनापति था। पर द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में उसका जो सेनापति था वो खांडेराव था। शुरुआती दौर में भुवनमल था। अब आपको याद कैसे करना है, मल्ल किसको कहते हैं। मल्ल पंजाबी वाले जानते हैं मल्ल कौन होता है। मल्ल जो है वो कहते हैं पहलवान को। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ठीक है। तो पहलवान जो ताकतवर होगा वही सेनापति होगा। प्रधानमंत्री के लिए ताकतवर होना कोई जरूरी नहीं है, शरीर से ताकतवर हो। तो भुवनमल याद रख लेना, वो सेनापति था। गंगैकोंड चोल उपाधि,
तो गंगैकोंड चोल जो उपाधि थी वो किस चोल राजा की रही है? वो रहती है राजेंद्र प्रथम की। देखिए राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत तक, कोंड जो है विजेता को कहते हैं, उत्तरी भारत तक किसने विजय प्राप्त की है, और गंगा के मैदान क्षेत्र को जीतने के कारण इसको गंगैकोंड चोल कहा जाता है। गंगैकोंड चोलपुरम नगर भी बसाया और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का भी निर्माण किया राजेंद्र प्रथम ने। इसकी जो सेना, नौसेना, वो चोलों में काफ़ी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी गई है राजेंद्र प्रथम की नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंपानेर की संधि। देखिए चंपानेर की संधि ये होती है 1456 में, 1456, पंजाबी वाले भी कुछ लोग देख रहे हैं। तो 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि किस किस के मध्य होती है? देखिए ये होती है मालवा और गुजरात। इस समय क्यों होती है? देखो आपको पता है कुंभा का युद्ध होता है मालवा से भी गुजरात से भी होता है। मालवा से क्यों होता है? क्योंकि मालवा का जो राजा था उसने कुंभा के पिता के जो हत्यारे थे उनको क्या है अपने यहाँ शरण दे दी थी। तो मालवा को भी उसने पराजित किया और गुजरात को भी। मालवा को सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर का मालवा और कुंभा मेवाड़ के मध्य सारंगपुर का युद्ध होता है, सारंगपुर 1437 में। तो उसमें मालवा का महमूद खिलजी वो हारता है। तो मालवा वाला भी हार चुका था कुंभा से और गुजरात वाला भी। फिर ये दोनों मिलकर आपस में, मालवा और गुजरात के शासक, गुजरात का कुतुबुद्दीन, मालवा का महमूद खिलजी, ये संधि करते हैं आपस में 1456 में कि हम दोनों मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ पर अधिकार कर लेंगे। आधा राज्य जो मालवा से लगता है यानी कि मध्य प्रदेश से लगता है वो मालवा वाला रख लेगा, और जो आबू और उसके आसपास का शेष जो राज्य है गुजरात वाला रख लेगा। तो ये मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य हुई थी। वीर विनोद के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीर विनोद। कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे जो वस्तुनिष्ठ बहुचयनात्मक प्रश्न जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं कि चंदेल शासक। ध्यान रखा करो, चंदेल शासक ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज चौहान के समय चंदेल वंश का राजा कौन था। आपको ये पता है परमर्दी देव हुआ है, एक जयदेव हुआ है। तो वंश का याद रखो, जयदेव गहड़वाल वंश का है, परमर्दी देव कौन से? चंदेल वंश का राजा है परमर्दी देव। और उसके जो दो सैनिक थे वो कौन थे? आला ऑल प्लस उदल। ठीक है, अल चांद चाड़ता, तो चंदेल वंश के हैं आला और उदल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन का जो प्रथम व द्वितीय युद्ध वो कब होता है? तराइन प्रथम युद्ध बहुत आसान लगा होगा आपको ये प्रश्न। एक होता है 1191, दूसरा होता है 1192। ये आपने ध्यान रखना है। तराइन के युद्ध किसके मध्य हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभा को, अभी रीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, आगे आएगा। कुंभा को राणो रासो क्यों कहा जाता है? काफ़ी लोगों ने सही भी किया और कुछ ने गलत भी किया होगा। क्यों? क्योंकि कुंभा की सारी उपाधियां तो याद रहती है, अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, और अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता तो उसको संगीत में विशेष वो था उपलब्धि उसके पास संगीत में। तो राणो रासो कहा जाता था विद्वानों का संरक्षक होने के कारण, विद्वानों को उसने संरक्षण दे रखा था, राणो रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सूत्रधार, ये उपाधि किस शासक की थी? हिंदू सूत्रधार ये उपाधि है जी कुंभा की। अब ध्यान रखना, हिंदू सूत्रधार रीट वाले अगर कोई देख रहे हैं तो हिंदू सूत्रधार रीट वाले हैं काफ़ी, हिंदू सूत्रधार तो है कुंभा की। ऐसी ही मिलती जुलती उपाधि है, 8 लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं,
सूत्रधारण पूछे कुंभा और हिंदू पत पूछे तो क्या आएगा, सांगा। मतलब जिसने हिंदुओं की पत लाज रखी थी, इज्जत। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों की राजधानी, चंदेल वंश का राजा अभी हमने पढ़ा कौन था, परमर्दी देव। तो चंदेलों की राजधानी, रीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चंदेलों की राजधानी महोबा को जीतकर उसका मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया, पंगुन राय को। पंगुन राय, इसको महोबा का मुख्य अधिकारी। अब है उनके लिए विशेष क्वेश्चन एक और, वो है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ये बुक किसकी है, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब रीट वालों मेरी एक बात सुनो, ये व्यक्ति की कहीं भी कोई भी बात मिलती है तो छोटा मत करो, क्योंकि रीट में भी एक दफ़ा शायद आया है ये प्रश्न कि कालीबंगा। देखो आपको पता है स्टुअर्ट पिगट कहता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, स्टुअर्ट पिगट कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। पर बात आती है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था, वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ही था, जिसने चौहानों के बारे में लिखा। और दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो कहानी है उसको सही बताता है कि ये सही कहानी थी। पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है, देखो सॉरी विश्वकोश नहीं, भारतीय मूर्तिकला का निष्कर्ष। अगर आए भारतीय मूर्तिकला का निष्कर्ष तो है बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। और अगर आए बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता कौन था, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, तो राजराज प्रथम। अगर आए कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, तो आपको पता ही है कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ जो है जिस पर ऊपर विष्णु ध्वज है, तो उसको कहते हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विश्वकोश और निष्कर्ष दोनों ही हैं 12वीं की बुक में भी, तो वो पूछे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तो आप बृहदेश्वरों का मंदिर या इसका, तो भारतीय मूर्तिकला का निष्कर्ष है। पर्सी ब्राउन ये उपाधि देता है, ये अच्छे से आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल राजा की हत्या राज्य में हुए जन विद्रोह के कारण हुई। देखो चोलों में जो है ना, कुलोतुंग, राजेंद्र प्रथम, तो चलो प्रथम और राजराज प्रथम ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चोलों में जो लास्ट के राजा हैं ना, वीर राजेंद्र, अधि राजेंद्र, राजेंद्र द्वितीय, और राजेंद्र द्वितीय बाद में कुलोतुंग के नाम से राजा बनता है। इनकी एक एक बात आपको जरूर याद रखनी है। और जो जन विद्रोह ने, ये इस तरह भी प्रश्न आ सकता है कि उत्तेजित भीड़ ने किस राजा की हत्या कर दी, अधि राजेंद्र। अगर आप ये भूल जाओ कि भाई, क्योंकि वीर राजेंद्र भी एक है, वीर राजेंद्र बताओ क्या वही है वीर राजेंद्र जिसने तुंगभद्रा के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की थी, बताओ क्या वीर राजेंद्र ने की थी, 12वीं वाले कमेंट करके बताएं मेरे को। तो जिनको पता है, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, कमेंट कर सकता है। तो अधि राजेंद्र, तो अधमरा हम कहते हैं ना भाई, ये तो अधमरा हो गया। पंजाबी च तो कहते कहते हैं अधमरा करता उनका कुट कुट के, तो जन विद्रोह ने भाई कुट कुट के उन्होंने अधमरा करता। तो अधि राजेंद्र, अध राजेंद्र जो है, राजेंद्र आधा ही रह गया, मार दिया उसको। क्योंकि कई बच्चे जो कहते हैं सर क्या बागड़ी में बहुत बताते हो आप, पंजाबी वाले जो, तो वो कहते हैं कि सर बागड़ी में ज़्यादा बोलते हो आप, तो मैंने सोचा चलो पंजाबी में भी बता दूं, हालांकि मदर टंग को ज़रूरी है बोलना। किस चोल राजा की हत्या राज्य में हुए, ये हमने पढ़ लिया। चोलों की पहली राजधानी, चोलों की पहली राजधानी उत्तरी मनलूर, और जो फेमस राजधानी थी जहाँ पर चोलों के मंदिर हैं, स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। देखो चोल और पल्लवों की जो मूर्ति मंदिर स्थापत्य की जो शैली है, द्रविड़ शैली है, ध्यान रखना, दक्षिण की द्रविड़, और उत्तरी भारत के मंदिर जो हैं वो नागर शैली। अगर गुप्तों की पूछी जाए नागर शैली। देखो पूरे भारत की अगर हम बात करें, जैसे मैं भारत का नक्शा बनाऊं छोटा सा,
ये लो टूटा फूटा भारत बन गया। ये राजस्थान ये बताया हुआ है आप लोगों को, यहाँ धोलावीरा है, यहाँ लोथल है, यहाँ धोलावीरा है, तो यहीं पर अहमदाबाद है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये गुजरात है, ये राजस्थान है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, गोवा कर्नाटक गोवा केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश हैदराबाद वाला वो सिस्टम है। तो अब हम बात करते हैं कि इससे ऊपर ऊपर जितने राज्य हैं ना, ज़्यादातर हम तो यहाँ पर जो मंदिर निर्माण की शैली है कि वो नागर, बीच वाला जो बेल्ट है यहाँ पर आएगी बेस में बीच में बेसर शैली, और यहाँ पर जो है इस जगह पर जितने भी मंदिर बनेंगे वो किस शैली में बनेंगे, यहाँ वाले मंदिर इस बेल्ट वाले ये बनेंगे द्रविड़ शैली में। ठीक है, लो जी। चोलों की राजधानी होगी। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? तो एकलिंग जो महात्म्य है इसका संबंध पहले तो मेवाड़ से है, इतना ध्यान रखना, कुंभा के समय। दूसरी बात, इसको लिखा था कुंभा के दरबारी कान्य व्यास ने। एकलिंग महात्म्य कान्य व्यास। चोलकालीन स्थानीय स्वायत्तता, इस पर हमने जो देखो एक बात बता देता हूँ कि अगर बात आए कंपटीशन के हिसाब से रीट वाले जो देख रहे हैं, तो चोलों की सबसे मुख्य विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो आप पढ़ते हो ना राजस्थान के संदर्भ में काफ़ी दिया हुआ रेट में, तो वो चोलों में स्थानीय स्वतंत्रता बहुत थी। स्थानीय स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनी हुई थी, उर सभा नगरम, ये जो समितियां थी ये स्थानीय स्तर पर काम करती थी। तो आपने देखना है उर में कौन होते थे, ब्राह्मण लोग जो केवल टैक्स देते थे वो उर में होते थे, सभा में कौन कौन होते थे, ये सब आपने ध्यान रखना है। तो 12वीं वालों को मैंने वीडियो में पहले ही अच्छी तरह से बताया हुआ है कि स्थानीय स्वायत्तता चोलों की किस तरह की थी, तो उस पर आपको प्रश्न अच्छे से लिखना है। देखो चालुक्यों की विशेषता ये रहती है कि वहाँ महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। चोलों की विशेषता है स्थानीय स्वायत्तता, मंदिर निर्माण भी है। और पल्लव जो हैं, पल्लव की मुख्य विशेषता जो है वो मंदिर निर्माण है। अगर रीट के संदर्भ में कंपटीशन के संदर्भ में आप बात करो तो पल्लवों को जब भी पढ़ना है, पल्लवों में महाबलीपुरम के मंदिर आपको जरूर पढ़ने हैं। पल्लवों की राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम में रथ मंदिर बने हैं। रथ मंदिरों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा। और इन रथ मंदिरों की संख्या कहते तो सप्त पैगोडा है, पर इनकी संख्या है 8, ये ध्यान रखना है। और ये कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। और पल्लवों की मंदिर निर्माण शैली को 4 भागों में बांटा जाता है, तो ये ध्यान रखना आप। पल्लव मैंने वैसे करवाए नहीं, अभी 600 से 1000 ईस्वी का भारत करवाऊंगा मैं रीट वालों को, उसमें बता दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के 2 कारण रीट वालों ने लिखने हैं। एक तो वो क्या है, हारी हुई सेना जो थी उसका बाद में पीछा नहीं करता, उसको जाने देता है। दूसरा वो पड़ोसी राज्यों से शत्रुता जो है उसने शत्रुता रखी, जो कि उसके लिए बड़ी ही घातक सिद्ध हुई। तो अगर आप लिखोगे मैं अगर पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण हो गए, और यही क्वेश्चन जो है मैंने इसको चेंज करके लैंग्वेज चेंज कर दी। इसीलिए लैंग्वेज चेंज की क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि अगर पूछा जाता है कि किसी राजा की पराजय के कारण क्या थे, वही प्रश्न का उत्तर आगे वहाँ वही आंसर बन जाता है। अगर वो पूछ ले कि अगर आप वहाँ होते तो खानवा में सांगा की पराजय के क्या कारण थे, समझ गए? तो अगर वह प्रश्न पूछा जाए कि अगर आप सांगा की जगह तो होते तो आप क्या करते, तो सांगा ने जो पराजय के कारण रहे, तो आप वो उन गलतियों का जिक्र करो कि मैं सांगा की जगह होता तो हाथी पे सवार होकर नहीं जाता, मैं सांगा की जगह होता तो ये नहीं करता।
तो ये बातें आपने लिखी, यही पृथ्वीराज चौहान में आपने लिखी, ये मैंने अथवा में दे दिया था, दोनों में से कोई कर सकते थे आप। तो त्राइन के द्वितीय युद्ध में होते तो एक तो शत्रुता पड़ोसियों से नहीं लेते, और दूसरा क्या था, दूसरा था कि जो है त्राइन के प्रथम युद्ध में वो गलती नहीं करते, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण किया वो गुजरात के माध्यम से इधर से किया था, गुजरात के राजा पर। तो बता दो आप गुजरात का राजा कौन था उसमें। महमूद गजनवी वाला भी बताया कईयों ने, बहुत बढ़िया बताया। आ जाओ आ जाओ, अब भी देखो कुछ लोग आए हुए हैं, अब भी आ जाए तो सभी जो है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो रे, पुण्य की प्राप्ति होगी। रीट वालों नौकरी लग जाओगे, देख लो। त्राइन के द्वितीय महाराणा कुंभा व मालवा के मध्य संघर्ष, तो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस वीडियो फिनिश हो जाती है। महाराणा कुंभा और मालवा के मध्य संघर्ष का कारण क्या था। देखिए, कुंभा के बापू, इसका ਇਹਦਾ बापू जो था कुंभा का मोक्कल, ठीक है, इसकी हत्या कर देते हैं मेरा चाचा, मेरा चाचा यानी मेरा अंकल नहीं, चाचा और मेरा, और एक था महपा पमार, ये मिलकर इसके बापू की हत्या कर देते हैं। बाद में ये कुंभा के पिता की हत्या करके ना महपा पमार और ये लोग भागकर मालवा के राजा महमूद खिलजी की शरण ले लेते हैं। कुंभा महमूद खिलजी को कहता है कि इनको लौटा दो, मेरे पिता की हत्यारे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। मालवा का राजा कहता है मैं नहीं लुटाऊंगा। तो कुंभा क्या है, इस पर आक्रमण करता है, और 1437 में हमने जिक्र किया ही है। फिर वो कौन सा युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध। तो ये जो कारण था उनके मध्य युद्ध का, उनके शत्रुओं को मालवा के राजा ने शरण दी थी। तो अभी सभी ईमानदारी से मेरे को कमेंट करके बता दो कितने कितने नंबर बने, ठीक है। इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मैं चाहता हूँ कि संडे को इसका टेस्ट रखें, फिर आप बता दें कि जो अगर संडे से पहले टेस्ट लेना है तो संडे को जो टेस्ट होगा वो द्वितीय अध्याय में जो बचे हुए हैं शिवाजी तक, वो आपने, और जिन्होंने शिवाजी तक फोर्थ अध्याय की वीडियो नहीं देखी वो मेरे से संपर्क करके वीडियो मेरे से ले लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।